हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे नव्या एजुकेशन हब चैनल पर। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। टुडे आई विल टीच यू द टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द क्लास 10th क्लास का मैंने चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है लाइट, जिसमें मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा चुकी हूँ। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमें पता है कि जो लाइट होती है ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन जब किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, अगर एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन अगर मैं ये एग्जांपल लूँ कि लाइट जो है वो एयर से वाटर में एंटर कर रही है तो क्या होगा? क्या लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी? यस, ऑब्वियसली होगी। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपने एक ग्लास का वाटर का ग्लास लेना है, जो ग्लास होता है, ठीक है, जिसमें आप पानी पीते हो। ओके, और उसमें अगर मैं पानी डाल देती हूँ जैसे कि स्क्रीन पर, और मैंने उसमें एक नींबू डिप कर दिया, तो नींबू का जो साइज़ है वो आपको थोड़ा सा बिगर साइज़ दिखेगा आपको नींबू का। ठीक है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल हो रही है? बाहर तो एयर मीडियम है और ग्लास के अंदर जाते जाते एयर जो है वो 3 मीडियम चेंज कर रही है। पहले ग्लास के अंदर जाएगी, फिर वो वाटर के अंदर जाएगी लाइट, तो लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसलिए हमें जो नींबू का साइज़ होगा, जो उसका साइज़ होगा वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसके अंदर अगर मैं पेन या पेंसिल डिप करती हूँ, पहले अगर मैं पेन लेती हूँ, ठीक है, पेन लेंगे या पेंसिल लेंगे तो वो हमें टूटी हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जैसे ही मैंने पानी के अंदर डिप करा उसको, तो मुझे जो पेंसिल है वो थोड़ी सी टूटी हुई दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? ये भी इसी वजह से होता है कि जो लाइट है वो एयर मीडियम से वाटर में जा रही है, और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी क्या चेंज हो गई? डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमें ऐसे अपीयर हुआ, एक्चुअल में पेंसिल नहीं टूटी हुई है, लेकिन हमें लगेगा, हमें दिखाई देगा कि पेंसिल क्या होगी, थोड़ी सी टूट गई है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बकेट है, या फिर कोई बाउल ले सकते हो आप, कांच का। ठीक है, कांच का बाउल होता है ना, कटोरी टाइप होता है। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है? एक सिक्का डालना है, 1 रुपये कॉइन डाल दो या 2 रुपये कॉइन डाल दो। ठीक है, उसको आपने देखना है। अगर आप उसमें पानी डाल दोगे, पानी डालने के बाद उसका जो साइज़ है आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। और सिमिलरली नींबू की तरह उसका साइज़ भी कैसे दिखेगा? आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा उसका साइज़। वो भी इसी फिनोमेना की वजह से ही होता है। ठीक है, अब जैसे आपने घर में देखा होगा, बाल्टी है या फिर कोई मग है, उसमें जब आप पानी डालते हो तो पानी डालने के बाद उसका जो बॉटम सरफेस होता है, नीचे वाली जो तली होती है, वो हमें उभरी हुई दिखाई देती है, ऊपर की तरफ आई हुई दिखाई देती है ना। दिखाई देती होगी, आप खुद घर पर ट्राई करके देखना। अभी जाओ और बकेट में पानी डाल कर देखो, आपको नीचे वाला सरफेस कैसा दिखेगा? ऊपर की तरफ दिखाई देगा, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो धीरे धीरे मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी इस तरीके से। और यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है, इसी को हम फिनोमेना को लाइट का रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब भी एक लाइट ट्रेवल करती है ऑब्लिकली, मतलब टेढ़ी, ऑब्लिकली मतलब होता है टेढ़ी एंटर कर रही है, फ्रॉम 1 मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दूसरे मीडियम में चेंज रहेगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझनी होगी, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। देखिए, मैं 3 बॉक्सेस ले रही हूँ जिनकी वॉल्यूम जो है वो सेम है। इन तीनों बॉक्सेस की वॉल्यूम मैंने लगभग सेम ली है, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स में मैं कुछ सॉलिड मटेरियल रख रही हूँ, सेकंड बॉक्स में मैंने कुछ लिक्विड मटेरियल रख दिया, एंड थर्ड बॉक्स में मैंने कुछ गैस मीडियम रख दिया, ठीक है। अब ये गैस, इस बॉक्स में गैस भर दी मान लो, इसमें कुछ लिक्विड वाटर डाल दिया, इसमें कुछ सॉलिड मटेरियल डाल दिया। हमें पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं। उनके बीच में जो गैप होता है वो ना के बराबर होता है, बिल्कुल गैप नहीं होता है, ऐसे क्लोजली स्पेस्ड होते हैं इसके पार्टिकल, बहुत क्लोज होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा क्या होता है, गैप होता है, थोड़ा सा खाली स्पेस होता है इसमें। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक टर्म होती है डेंसिटी, क्या होती है, डेंसिटी। इसको प्रॉपरली बोले तो हम इसको बोलते हैं मास डेंसिटी। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, मास को रिप्रेजेंट कर लेते हैं m से, एंड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं हम v से। अब हमने देखा कि तीनों बॉक्सेस की वॉल्यूम तो सेम है। लेट कर लेते हैं जिस बॉक्स में, बॉक्स नंबर 1 में जो आपने सॉलिड डाला है, इसका मास है m1, इसका मास है जिसमें लिक्विड है m2, एंड थर्ड बॉक्स का मास है m3। हमें देख के ही पता चल रहा है अगर वॉल्यूम सेम है तो m1 ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, m2 उससे कम है, और m3 मास सबसे कम है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मास आपका ज़्यादा है तो आपकी डेंसिटी भी उस बॉक्स की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स से फर्स्ट बॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा है, और थर्ड वाले से तो और भी ज़्यादा है सेकंड वाले की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमारे पास अलग अलग तरह के मीडियम्स होते हैं, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैस मीडियम। तो उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होती हैं। डेंसिटी के बेसिस पर हम मीडियम को बांट देते हैं 2 मीडियम में, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। अब आप देखिए, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है तो इस मीडियम को हम कह सकते हैं दिस इज़ डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू लिक्विड। अगर मैं सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करूं तो सॉलिड मीडियम क्या है आपका, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर। और आपका लिक्विड कैसा है, रेयरर मीडियम। कैसा मीडियम है आपका, रेयर। जिसकी डेंसिटी कम होती है उस मीडियम को हम बोल देते हैं रेयरर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको हम बोल देंगे डेंसर मीडियम। तो आपको समझ आ गया डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लिक्विड और गैस में कंपेयर करते हैं। लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में अब आप मुझे बताइए कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, डेंसिटी हमारी लिक्विड की ज़्यादा है। तो इस मीडियम को हम क्या बोल देंगे, डेंसर मीडियम बोल देंगे, है ना। एज कम्पेयर टू गैस, गैस के साथ कंपेयर करना है आपको। पहले हमने लिक्विड को सॉलिड के साथ कंपेयर किया था, अब हम लिक्विड और गैस, ये 2 मीडियम है, मान लो हमारे पास 2 ही मीडियम है, लिक्विड और गैस। तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और गैस मीडियम क्या हो जाएगा आपका, रेयरर मीडियम। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या समझना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैं आपको समझाऊंगी बाय द टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ग्लास स्लैब। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक फ़ोन है, तो फ़ोन को, ये फ़ोन दिख रहा है आपको, जितना भी इसका चौड़ाई है, लंबाई है, इतनी हमने ये पूरा का पूरा फ़ोन
जैसा ही हमने एक ग्लास की स्लैब लेनी है, स्लैब मतलब ग्लास, मान लो ये पूरा ना ग्लास का बना हुआ है, तो हमने ये लेना है, ये पूरा किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, दिस इज माई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कैसे लेनी है, मैंने रेक्टेंगल शेप की ग्लास स्लैब लेनी है, और यहाँ पर मैंने पढ़ना है अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब आप मुझे बताइए, ये ग्लास कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो ये किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लास, और ये मीडियम कौन सा हो गया, ग्लास मीडियम। अच्छा, इसके सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में एयर है, तो यहाँ पर आपकी क्या है, एयर मीडियम है। क्लियर है। अब इस रेक्टेंगुलर ग्लास से हम लाइट को पास करवाएंगे। जब मैं लाइट को, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, जिससे भी लाइट निकलती है उसको लाइट का सोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक लाइट रे आई, अभी आप देख सकते हैं कि एयर मीडियम में, जब तक वो एयर मीडियम में है तो लाइट मेरी क्या कर रही है, उसकी डायरेक्शन सेम है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लेकिन जैसे ही वो ग्लास मीडियम में एंटर करने वाली है, ग्लास के अंदर एंटर करने वाली है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज, एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। उसके लिए भी आपके पास 2 रूल होते हैं। वो 2 रूल क्या हैं, यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट रूल लिख के दिखाती हूँ। फर्स्ट रूल क्या है, when a ray of light, जब भी कोई लाइट की रे goes from rarer to denser medium, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। रेयर आप ऐसे भी समझ सकते हो, रेयर मीडियम हल्का होता है थोड़ा, जैसे गैस हल्की होती है, और डेंसर मीडियम कैसा होता है, वो भारी मिलेगा आपको, ठीक है। रेयर टू डेंसर मीडियम में जब भी रे जाती है, सो इट बेंड्स, ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। सो दिस इज योर फर्स्ट रूल। अब आप इस फर्स्ट रूल के हिसाब से हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन करवाएंगे। अब ये जो लाइट रे है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये जो लाइन है आपकी, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस बिटवीन 2 मीडियम। इससे ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, और इससे नीचे कौन सा मीडियम है, ये सारा ये ग्लास मीडियम है। तो ये आपका इंटरफेस है। इसके ऊपर जिस भी पॉइंट पर लाइट टकराती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस ग्लास स्लैब, और मैं इसको नाम दे देती हूँ एन डैश। ओके, इसका नाम हो गया एन डैश। ओके, ये हमारी जो लाइट आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये जो लाइट है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब हमने रूल क्या पढ़ा कि एयर कैसा मीडियम है, अभी पढ़ाया था, रेयरर मीडियम होता है, और ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। जब भी मेरी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ मैंने इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया। अगर ये ग्लास ना होता तो मेरी जो रे है वो इस डायरेक्शन में जा रही होती, लेकिन इस तरफ ना जाकर थोड़ी सी मेरी रे जो हो गई है वो बेंड हो चुकी है। तो ये आपका जो फिनोमेना हो चुका है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट हो चुकी है जब मेरी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करी है। क्लियर है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर आप जब ये रे आएगी तो नीचे आते आते यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद एक अनदर इंटरफेस आया है। ऊपर क्या है, ग्लास, और नीचे यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। आपको दिख रहा है एयर मीडियम है यहाँ पर बाहर। तो अब आपकी रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ये मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम, एयर कौन सा है, रेयरर मीडियम है। तो अब आपकी रे ग्लास से बाहर निकल रही है एयर में, डेंसर टू कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में। तो आपका एक अनदर रूल यहाँ पर बन जाता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू
रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम जब भी मेरी रे जाती है, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर चल जाती है। नॉर्मल से अवे का मतलब होता है दूर। जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब यहाँ देखिए आप, ये रे ऑफ लाइट है, ओके। अब ये जो रे ऑफ लाइट है, इस पॉइंट पर हमने फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। हेयर इज योर नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप, जो 90 डिग्री एंगल बनाए सरफेस के साथ, इसको नाम देते हैं एम और एम डैश। अभी आपने देखा, रूल पढ़ा यहाँ पर कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है अब रे, ग्लास से एयर में जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड करवाना है आपको। तो आपको नॉर्मल से इस तरीके से दूर बेंड करवा देना। ये नॉर्मल है, इससे आपने थोड़ा सा दूर इसको बेंड करवा दिया। इन रूल्स के बिहाफ पर ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ रहे हैं। अब इसमें कुछ लाइंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पर हम इसको नेमिंग दे देंगे, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ए बी, हेयर ए बी इज़ इंसिडेंट रे। हम इसको कौन सी रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जो भी रे ऑब्लिकली टुवार्ड्स द सरफेस आती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। अब ये रे जो हो चुकी है, ये बेंड हो चुकी है, इस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। नाम दे देती हूँ मैं बी, और यहाँ पर लिख लेते हैं सी, एंड दिस पॉइंट इज डी। सो बी सी रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। एंड द लास्ट वन, जो बाहर निकल रही है, इस ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है लाइट, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम होता है एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे। तो तीनों के नाम पता चल गए आपको। इंसिडेंट रे, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस रे इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, ठीक है। अब आप देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट सरफेस। मैंने I1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के जो बीच में ये एंगल बन रहा है, इसको हम लिखेंगे R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। क्लियर है। अब आप, ये रे इधर आ रही है, इस सरफेस के लिए ये वाली रे इंसिडेंट मान सकते हैं। ये रे और इस नॉर्मल के बीच में भी यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बनेगा, दैट इज I2, इसको हम I2 लिख देंगे। अब ये जो रे बाहर निकल रही है और ये नॉर्मल, एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल को एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम R2 से। R2 से हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो है आपका पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब है। ये रिफ्रैक्शन आप इन दो रूल से आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब एक और लास्ट थिंग इसमें रह गई है, वो क्या, अगर मान लो ये ग्लास स्लैब नहीं होती, सिर्फ एयर होती यहाँ पर, तो जो ये लाइट है वो कभी बेंड ही नहीं होती, कभी अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं करती। लेकिन इस ग्लास स्लैब के होने की वजह से ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी रेज की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वो ऐसे जा रही है, सीधा इस डायरेक्शन में जाएगी ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये जो मेरी इंसिडेंट रे है, एंड दिस रे CD इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, दिस इज एमर्जेंट रे। तो हम देखते हैं कि एमर्जेंट रे और हमारे इंसिडेंट रे ऑलवेज पैरेलल मिलेंगी हमें। कैसे मिलती हैं ये हमें, पैरेलल रेज मिलती हैं, ठीक है। और इस एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे में जितना भी ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोल देंगे हम इस डिफरेंस को, लेटरल शिफ्ट। शिफ्ट मतलब हमारी जो इंसिडेंट रे थी वो इस ग्लास स्लैब की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो एमर्जेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे होती है ये ऑलवेज पैरेलल होती है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। क्लियर है आप सभी को, ओके। नाउ ये तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज भी हैं जो हमने लॉज करने हैं, ठीक है। अब लॉ क्या क्या है, लॉ आप देख सकते हो, मैं फर्स्ट लॉ करवा रही हूँ, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस रे, अगर मान लो कोई रे इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो उसको नॉर्मल रे बोल सकते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल
टू द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स। दो मीडियम्स है, तो जब मीडियम जैसे सिंगुलर चीज़ है, सिंगुलर थिंग है, और अगर दो मीडियम हो जाता है तो हम मीडिया बोल देते हैं। मीडिया क्या है? मीडियम का प्लूरल फॉर्म है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल टू द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। ओके, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों की तीनों ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन क्या होता है? प्लेन मैंने आपको मेरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाली वीडियो में समझा रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल है आपका कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकेंड रूल क्या होगा? फर्स्ट रूल तो यही था, मैंने जस्ट अभी आपको कराया है। सेकेंड रूल क्या होता है? अगर मैं साइन, दिस साइन इज फंक्शन, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने किस पे लेना है? इंसिडेंट एंगल पे लेना है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन फंक्शन ले लूँ और आर का भी साइन फंक्शन ले लूँ और इन दोनों की रेशो ले लूँ, तो ये रेशो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी आपकी ये रेशो? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो इनका साइन फंक्शन लिया है मैंने और इनकी रेशो हमेशा क्या आती है? कांस्टेंट वैल्यू आती है। कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट मतलब जो हमेशा फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड वैल्यू रहेगी इसकी। ठीक है, तो ये आपके टू लॉज थे। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, माय नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझाऊंगी। ठीक है, अभी आपने जस्ट पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। इसमें क्या होता है? लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही थी तो क्या हुआ था? लाइट जो हो जाती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। अब डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है, मान लिया, बट कितना चेंज हुई है? ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी ये तो हमने पढ़ लिया, बट कितना चेंज होगी? किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद डायरेक्शन में कितना चेंज आता है? थोड़ा चेंज आया, ज़्यादा चेंज आया? तो ये क्वांटिटी हमें कौन सी क्वांटिटी होती है जो इसके बारे में बताती है? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो कितना चेंज होगी उसके बारे में हमें बताएगा ये टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दो मीडिया में जो डायरेक्शन होगी लाइट की वो चेंज होगी, कितनी होगी? एक्सटेंट कितने चेंज होगा? इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और बात के सहारे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और टर्म है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। अब आप देखिए, अभी आपने क्या देखा कि ये था आपका ग्लास मीडियम और ये है आपकी एयर, है ना। लाइट कहाँ से कहाँ गई? एयर टू ग्लास जा रही थी, तो ये बेंड हो गई थी टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड भी चेंज होती है ना। स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाती है? चेंज होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पर एयर में, देखो एयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन आप जब स्पेस में जाते हो, स्पेस में कुछ
जगह ऐसी होती है जहाँ पर कुछ भी पार्टिकल्स नहीं होते, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं होता। ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी ना हो, कोई एक छोटा से छोटा पार्टिकल कुछ भी ना हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोल देते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जब सन से हमारे अर्थ तक आती है, स्पेस में ट्रेवल करती है लाइट, तो उस टाइम पे जो स्पीड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वैल्यू फिक्स रहती है इन वैक्यूम। एयर में थोड़ी सी स्पीड, थोड़ी सी हल्की सी चेंज होती है, ठीक है, और ग्लास में आते ही लाइट की स्पीड और भी ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कोई भी मीडियम ले लेते हैं हम, ये मीडियम 1 है एंड दिस इज मीडियम 2, ठीक है, ये मीडियम 2 है आपका, ओके। लाइट की जो स्पीड है मीडियम 1 में मान लेती हूँ मैं v1 स्पीड है, जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में आती है उसकी स्पीड कितनी हो गई, v2 हो गई, मान लेते हैं दूसरी स्पीड चेंज हो गई, ठीक है। अब ये मीडियम आपके कुछ कोई भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, और ऑयल हो सकता है ना, और अलग अलग तरह के ग्लासेस होते हैं अपने पास, डायमंड हो सकता है, मटेरियल, सॉलिड मटेरियल्स हो सकते हैं अलग अलग। तो हर एक मीडियम में हमारी जो स्पीड होती है वो अलग हो जाती है लाइट की। तो मान लेते हैं कि मीडियम 1 में स्पीड कितनी है, v1 है, और मीडियम 2 में स्पीड कितनी है, v2 है। तो आपका अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, refractive index of medium 1 with respect to medium 2, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमने किस मीडियम का, फर्स्ट मीडियम का, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसके रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, जिस मीडियम का निकालना होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको हम बाद में लिखते हैं। तो ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैंने टर्म लिखी हुई है विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या होता है। अब मान लेते हैं कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, ओके। इसकी हाइट मान लेती हूँ मैं कि 4 फीट है, ठीक है, और इसकी हाइट मान लेती हूँ मैं 5 फीट है, ओके। इसकी हाइट 4 है, इसकी 5 है। तो अगर मैं ये बोलूँ अलग अलग से तो इनकी हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट 4 है, इसकी 5 है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है बताओ, 1 फीट ज़्यादा ही तो है, ये 4 है और ये 5 है, तो इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है, 1 फीट ज़्यादा है। किससे, हमने कंपेयर करा ना, 2 बच्चों में कंपेयर करा कि इस, मान लो इसका नाम ले लेते हैं 1 और इसका नाम लिख देते हैं 2, तो 2 की हाइट इसके रिस्पेक्ट में बताइए, 2 की हाइट 1 के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, 1 फीट आएगी। तो इसी तरह से आपने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना होता है। अभी आप 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, कंपैरिजन कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस वाले को हम बोल देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिलेटिव। हम एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिलेशन में बताते हैं कि भाई क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, ये समझ आ गया। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अब मुझे इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और यहाँ पर ये रेशो भी उल्टी हो जाएगी, v1 डिवाइड बाई v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, समझ आ गया, जब 2 अलग अलग मीडियम हो गए। अब एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है, दैट इज, मान लेते हैं कि इस मीडियम 1 में, दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम मैंने फिक्स कर दिया एयर। क्या है आपका मीडियम, एयर है, या फिर यहाँ पर कह सकते हो वैक्यूम है,
ठीक है। अब मुझे पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, इनमें ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेट कर लेते हैं v की जो वैल्यू है लाइक 2.8 समथिंग हो जाए, ठीक है। तो हम पावर देखो ना, आप 10 की पावर 8 इसमें है, तो ये ज़्यादा मैटर करती है, पावर ज़्यादा मैटर कर रही है। तो वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, एयर और वैक्यूम में वेलोसिटी हम इतनी ही मान लेंगे, 3 × 10⁸ और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे c से, ठीक है। और दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मीडियम 2 कोई भी हो सकता है और एक मीडियम मैंने फिक्स कर दिया एयर। अब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का, क्योंकि एयर का तो हमें पता ही है ना, एयर का तो मतलब एयर की वेलोसिटी तो हमें पता ही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लगभग 1 के अप्रॉक्स होता है, 1.01 समथिंग, ठीक है। तो हमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। अब आप मुझे बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, अब मीडियम 1 क्या हो चुका है, अब मीडियम 1 हो चुका है आपका एयर, ठीक है। तो यहाँ पर एयर फर्स्ट मीडियम 1 की वेलोसिटी लिखी है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c एंड मान लेते हैं कि सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी है v। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपका क्या बन जाएगा, इट इज़ अ रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर कह सकते हैं डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। किसी भी मीडियम में ये स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है, क्लियर है, ओके। और इसको हम, इसका नाम क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब हमें 2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं कि कोई भी मीडियम है, ठीक है, किसी भी मीडियम के हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा मीडियम का वो क्या होगा, c डिवाइड बाई, पर टेबल शो हो रही है, इस टेबल में दिखाया जा रहा है कि काफ़ी सारे आपको मीडियम्स दिए गए हैं, इन मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव होता है इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको टेबल में दिया हुआ है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट कर लेते हैं 2.42 है, ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट 2.42 है। तो इसका मतलब क्या है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 2.42। इस चीज़, ये जो आपको इक्वेशन लिखी है मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड डी लिख सकते हैं हम इसको, दिस इक्वल टू 2.42, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दिस रेशो, दिस 2.42 वैल्यू इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो क्या आप स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको c की वैल्यू तो फिक्स है, पता है, और ये वैल्यू भी दे दी आपको। तो आप क्या करो, vd को डिवाइड में जो होता है इक्वल टू के लेफ्ट में आते ही वो मल्टीप्लाई में जाता है एंड 2.42 को यहाँ पर आप डिवाइड में ले लीजिए, ठीक है। तो इस रूल से, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। अगर वाटर दिया हो या फिर कोई ग्लास दिया हो, मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 समथिंग होता है, 1.51 होगा, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 का मतलब क्या है कि ये रेशो दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ द लास्ट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो मास डेंसिटी से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। अभी मैंने आपको 2 मीडियम्स के बारे में पढ़ाया था, रेयर मीडियम होता है एक और एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। तो इनको एक्चुअली हम लिख सकते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम और यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जैसे एयर और वाटर एग्जांपल लेते हैं, एयर और वाटर, तो एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलेंगे, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ज़्यादा होता है उसको हम लिख सकते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ओके। तो ये
आज का लेक्चर था। अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।